फरवरी 2003 का महीना। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड एंड ज्वेलरी की चोरी बेल्जियम में बसे एंटवर्प शहर से हो जाती है। जबकि एंटवर्प शहर में बसे एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर की बिल्डिंग से चोरी करना उतना ही मुश्किल है जितना कि शेर के जबड़े से उसके शिकार को निकालना। फिर भी $100 मिलियन के डायमंड जो आज की डेट में करीब करीब $160 मिलियन के होंगे। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 1328 करोड़ रुपए वो चोरी हो जाते हैं। इटली का लियोनार्डो नोटारबार्टोलो नाम का एक सरफरा आदमी 18 महीने की प्लानिंग के बाद एंटवर्प के इसी डायमंड सेंटर में चोरी का एक कामयाब प्लान बनाता है। लेकिन कैसे? हाय, दिस इज दीपक देव और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की बिगेस्ट रॉबरी ऑफ द सेंचुरी के बारे में। डायमंड हाइस्ट की इस पूरी स्टोरी को जानने से पहले मैं आपको एंटवर्प डायमंड सेंटर की हाई सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ। एंटवर्प शहर का डायमंड सेंटर काफी बड़ा है। ये वो जगह है जहां से दुनिया के 80% डायमंड्स एक बार में गुजरते हैं। यहाँ सालाना करीब $35 बिलियन के सामान का लेन देन होता है। इस बिल्डिंग के 2 मंजिल नीचे बेसमेंट में मौजूद था डायमंड सेंटर का वॉल्ट, यानी कि तिजोरी। इस अंडरग्राउंड वॉल्ट के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में स्टोर्ड थे सोना, जवाहरात और बेशकीमती हीरे। लेकिन इन लॉकर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। पूरी बिल्डिंग के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरा और सेंसर से कवर किया गया है। अगर कोई बिल्डिंग के 12 इंच चौड़े वॉल्ट रूम के गेट को ड्रिल करके घुसना भी चाहे तो उसे ऐसा करने में 12 से 13 घंटे का समय लग जाएगा। या तो कोड एंटर करने के बाद ही इस गेट को ओपन किया जा सकता है। कोड एंटर होने के बाद डोर के अंदर 1 फीट लंबी चाबी डाली जाती है। डोर के ऊपर मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए थे। अगर उसमें धक्का लगे तो अलार्म बजेगा। अगर किस्मत से कोई ये दरवाजा खोल भी ले तो फिर उसका सामना अंदर कई तरह के सेंसर से होगा। लॉकर रूम के अंदर लाइट सेंसर, हीट सेंसर और मोशन सेंसर्स मौजूद हैं, जो उस व्यक्ति को तुरंत डिटेक्ट करके अलार्म बजा देते हैं। इटली का लियोनार्डो नोटारबार्टोलो 4 लोगों के साथ यहाँ चोरी करने का प्लान बनाता है। जो लियोनार्डो पहले स्पोर्ट्स कार चुराया करता था, लेकिन बाद में वो डायमंड चुराने लगता है। वो इस काम को करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने इटली में अपनी कई ज्वेलरी शॉप भी खोल रखी थी। एक बार उसकी शॉप में चोरी हो जाती है तो उसकी भरपाई के लिए वो चोरी का प्लान बनाता है और इस इरादे के साथ वो इटली से बेल्जियम के एंटवर्प शहर में आ जाता है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर तो वही लोग एंटर कर सकते थे जिनके पास यहाँ का आईडी कार्ड होता था, जो बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को ही दिया जाता था। साल 2000 तक लियोनार्डो अपने 4 साथियों के साथ लूट का फुल प्रूफ प्लान बना चुका था। इसीलिए प्लानिंग के तहत लियोनार्डो खुद को इटली का एक हीरा कारोबारी बताते हुए डायमंड सेंटर के अंदर $700 पर मंथ की कीमत पर एक ऑफिस रेंट पर लेता है। पर हैरानी की बात यह थी कि ऑफिस रेंट पर देने से पहले किसी ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक नहीं किया था। अब इसके बाद उसे यहाँ का आईडी कार्ड भी मिल जाता है। अब लियोनार्डो इस बिल्डिंग में कभी भी आ जा सकता था। यहाँ डायमंड बिजनेसमैन बनकर वो बिजनेस करता रहा। फिर वो धीरे धीरे बिल्डिंग के पूरे सिस्टम को समझने लगता है। वॉल्ट रूम जहाँ दुनिया भर के डायमंड बिजनेसमैन के लॉकर थे, उस वॉल्ट रूम में भी वो एक सेफ डिपॉजिट लॉकर रेंट पर ले लेता है। इसके बाद धीरे धीरे वो वॉल्ट रूम के पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को डीपली ऑब्जर्व करने लगता है। इस बिल्डिंग में फोन या कैमरा ले जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। इसीलिए लियोनार्डो एक बैग में छोटा सा सुराख करके रिकॉर्ड करने के लिए उसने वीडियो कैमरा रखा। उसके बाद वो उससे वहां की कई वीडियो शूट करता है। अब वो गार्ड से दोस्ती करके उस सर्विलेंस रूम में भी जाने लगता है जहां पर सभी कैमरास को मॉनिटर किया जाता था। सर्विलेंस रूम से उसे 2 बेहद अहम इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली ये, इस बिल्डिंग में कैमरा कहां कहां मौजूद है, और दूसरी ये कि दिन के समय ही सारे कैमरास ऑब्जर्व किए जाते हैं। नाइट में ये रूम पूरी तरह से खाली रहता है। अब लियोनार्डो को इस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब लियोनार्डो इटली के अपने साथियों के साथ गैंग बनाना शुरू कर देता है। लियोनार्डो की गैंग का हर शख्स अपने अपने कामों में बेहद एक्सपर्ट था। उसने सबसे पहले एलियो दिनोरियो उर्फ जीनियस के नाम से मशहूर एक हैकर को हायर किया, जिसका अपना सिक्योरिटी सॉल्यूशन का बिजनेस भी था। फिर फर्डिनेंडो फर्नाटो उर्फ द मॉन्स्टर को गैंग में शामिल किया, जो एक इलेक्ट्रिशियन और लॉक तोड़ने में एक्सपर्ट भी था। इसकी गैंग में एक एजेड मेंबर भी था, जिसकी एक्सपर्टीज डुप्लीकेट चाबियां बनाने की थी। हालांकि उसकी पहचान आज तक रिवील नहीं हो पाई। वैसे इसे किंग ऑफ कीज के नाम से जाना जाता था। आखिर में उनके गैंग में स्पीडी नाम से मशहूर पेट्रो टवेनो नाम का एक शख्स, जो कि उसका ड्राइवर था, जिसकी वजह से ये सारे चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वो कैसे फंसे थे, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। खैर, लियोनार्डो ने लूट से पहले लूट की प्रैक्टिस के लिए शहर से दूर एक वॉल्ट रूम जैसा ही डमी वॉल्ट रूम तैयार किया था और कई दिनों तक उसमें अपने साथियों के संग चोरी की प्रैक्टिस करता रहा।
लेकिन चोरी से पहले बिल्डिंग के फ्लोर प्लान्स को समझना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए लियोनार्डो बिल्डिंग मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने ऑफिस को एक्सपैंड करने के लिए उस बिल्डिंग के फ्लोर प्लान्स को जानना चाहता है। अब बिल्डिंग मैनेजर उस पर ट्रस्ट करते हुए उसे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट थमा देती है। इस ब्लूप्रिंट्स के जरिए उसे पता चलता है कि मेटल डोर पर कार्ड पंच करने के अलावा एक दूसरे रास्ते से भी वॉल्ट रूम में एंटर किया जा सकता है। वो रास्ता बिल्डिंग की पार्किंग से होते हुए वॉल्ट रूम की तरफ जाता था, जहां पर कोई कैमरा भी नहीं थे। हालांकि उसके बीच में कई सिक्योरिटी डोर मौजूद थे, जिनके लॉक को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन इस काम में मॉन्स्टर एक्सपर्ट था। अब चोरी से 5 दिन पहले लियोनार्डो की आईडी कार्ड के साथ लियोनार्डो का ऑफिस वर्कर बनकर जीनियस बिल्डिंग में घुस जाता है। रात के अंधेरे में जिस वक्त सर्विलेंस रूम भी खाली था, वो अपने साथ वॉल्ट रूम की तरफ एक हिडन कैमरा लेकर जाता है। फिर कैमरे को वॉल्ट रूम के गेट के ठीक ऊपर इस तरह से इंस्टॉल करता है कि वो कैमरा किसी की नज़र में ना आने पाए। और लियोनार्डो नोटारबाटोलो जिस गैराज से एंटर करने का प्लान बना रहा था, जीनियस उस गैराज के डोर को ओपन करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी हैक कर लेता है। अब अगली सुबह आती है और गार्ड वॉल्ट रूम का कोड एंटर करता है, तो उस कोड को उनका हिडन कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद गार्ड नेक्स्ट प्रोसेस में एक बड़ी सी चाबी दरवाजे के अंदर डालता है। गार्ड की वो चाबी कैसी थी, ये भी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद गैंग के मेंबर किंग ऑफ कीज का काम शुरू हो जाता है, जो डुप्लीकेट चाबी बनाने में एक्सपर्ट था। वो फुटेज में देखकर ठीक वैसी ही चाबी बना देता है। अब बस एक आखिरी काम बचा था, रूम के अंदर लाइट सेंसर, हीट सेंसर और मोशन सेंसर को डिसेबल करने का। अब लियोनार्डो सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेंसर खरीदता है, ताकि शहर के बाहर बने डमी वर्ल्ड में इसे फिट करके इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। मोशन और हीट सेंसर को डिसेबल करने के लिए चोरी से ठीक एक दिन पहले लियोनार्डो नोटारबाटोलो अपने कपड़ों में एक हेयर स्प्रे की बोतल छुपा लेता है और वॉल्ट रूम में एंटर करने के बाद वो सेंसर के ऊपर चुपके से हेयर स्प्रे कर देता है, जिससे सेंसर की कैपेबिलिटी टेम्पररी कम हो जाती है। उस दिन लियोनार्डो की इस हरकत को एक सिक्योरिटी कैमरा ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगले दिन 15 फरवरी 2003 फ्राइडे की रात को ये सभी लोग हाथों में प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर लियोनार्डो के अपार्टमेंट से अपनी कार में रवाना होते हैं। उसके बाद वो सब पार्किंग वाले रास्ते का चुनाव करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा था, ये गैराज को ओपन करते हैं, जिसे जीनियस पहले ही हैक कर चुका था। यहाँ पर सभी लुटेरे आसानी से एंटर कर जाते हैं। इसके बाद पार्किंग वाले रास्ते से ये सभी लोग वॉल्ट रूम की तरफ जाने लगते हैं। बीच में जितने भी दरवाजे पड़ते हैं, उन्हें एक एक करके डुप्लीकेट कीज से खोला जाने लगता है। इन सभी डोर की चाबियों को गैंग का किंग ऑफ कीज पहले ही बना चुका था। एक एक करके सभी दरवाजे ओपन करने के बाद सभी लुटेरे वॉल्ट रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद लियोनार्डो वॉल्ट रूम के मेटल गेट पर कोड एंटर करता है, जिसे वो हिडन कैमरे के जरिए पहले ही जान चुका था। कोड एंटर होते ही दरवाजा ओपन हुआ। इसके बाद दरवाजे पर चाबी लगाने की बारी आई, लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उनकी डुप्लीकेट चाबी इसमें नहीं लग रही थी। तब लियोनार्डो को अपना पूरा प्लान चौपट होते दिख रहा था। अभी लियोनार्डो को ध्यान आता है कि इस दरवाजे की चाबी बिल्डिंग में ही एक सेफ में रखी रहती है। इसके बाद मॉन्स्टर सेफ लॉक तोड़कर वहां से चाबी निकाल लाता है और वॉल्ट रूम के दरवाजे को ओपन करता है। इसके बाद जीनियस हॉल में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरास को ब्लैक प्लास्टिक बैग से ढक देता है। वॉल्ट रूम में एंटर करते ही वो लुटेरे वहां की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, ताकि लाइट सेंसर उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। फिर अंधेरे में ही लाइट सेंसर पर टेप लगाकर ढक दिया जाता है। हीट सेंसर और मोशन सेंसर पर लियोनार्डो पहले ही स्प्रे कर चुका था, इसीलिए सेंसर्स उनकी इस हरकत को डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर वो सब धीरे से हीट सेंसर को स्टायरोफोम बॉक्स या कहें थर्माकोल बॉक्स से ढक देता है, ताकि सेंसर उनकी बॉडी की हीट से न बच जाए, क्योंकि स्प्रे का असर सिर्फ टेम्पररी था। धीरे धीरे लियोनार्डो का प्लान कामयाब होता जा रहा था। अब उनके सामने वो लॉकर रूम था, जहां पर डायमंड से भरे कई लॉकर मौजूद थे। गैंग ने नोज पुलर नाम का एक डिवाइस बनाया था लॉकर को खोलने के लिए। अब बारी थी लॉकर्स को तोड़ने की। लॉकर्स तोड़े गए और सामने था कैश, डायमंड्स, ज्वेलरी। 109 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस से उन्हें माल निकालने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। सारे लुटेरे लॉकर के अंदर का सामान अपने बैग्स में भरने लगते हैं। डायमंड और ज्वेलरी समेत करीब $100 मिलियन का सामान वो अपने बैग में भर चुके थे, जो आज की डेट में लगभग $160 मिलियन के बराबर है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 1328 करोड़ रुपए। उनकी आंखों के सामने डायमंड से भरे और भी कई लॉकर थे।
लेकिन उनके पास इससे ज़्यादा चोरी करने का टाइम नहीं बचा था। सुबह के 5 बज चुके थे। उन्हें लगा अब वहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। इसीलिए सभी लुटेरे ज़्यादा लालच ना करते हुए सारा सामान लेकर वॉल्ट रूम से निकल जाते हैं। अब इतनी बड़ी चोरी करने के बाद इन्हें सबूत भी मिटाने थे। इसके बाद लियोनार्डो और उसके साथी सर्विलियंस रूम में जाकर कुछ दिनों पहले की कैमरे की फुटेज भी चुरा लाते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिल सके। इसके बाद सारे लोग डायमंड और कीमती ज्वेलरी से भरे बैग लेकर लियोनार्डो के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग लूट का माल आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद वो अपार्टमेंट का सारा कचरा अपने साथ ले जाते हैं, फिर कार में बैठकर हाईवे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इनका इरादा जल्द से जल्द बेल्जियम छोड़कर इटली भागने का था। ये जानते थे कि बेल्जियम और इटली के बीच कोई ट्रीटी साइन नहीं है, तो उन्हें कोई बेल्जियम में किए हुए क्राइम पर इटली में नहीं अरेस्ट कर सकता। जबकि लियोनार्डो और उसका ड्राइवर स्पीडी चोरी में इस्तेमाल हुआ सारा सामान और सबूतों जैसे कपड़े, मास्क, फेक आईडी कार्ड, आधा खाया हुआ सैंडविच, डायमंड वर्ल्ड सेंटर के एनवलप्स, पेपर्स और भी बहुत कुछ जलाने वाले थे। इसीलिए तय हुआ कि सारे एविडेंस डंप करने के बाद ही वो दोनों इटली जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्पीडी, जो उन चोरों का ड्राइवर था, वो एक बड़ी गलती कर देता है। स्पीडी ऐसे एविडेंस को कार में रख कर ले जाने के मूड में नहीं था। इसीलिए वो लियोनार्डो पर प्रेशर डालता है कि इसे पास के ही जंगल में डंप कर देना चाहिए। तब लियोनार्डो भी स्पीडी की बात मान जाता है। फिर जंगल पहुंचने के बाद लियोनार्डो सही जगह को ढूंढने निकल जाता है। जैसे ही लियोनार्डो वापस आता है, ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्पीडी उन सबूतों से जल्द छुटकारा पाने के चक्कर में उनको बिना जलाए ही वहीं झाड़ी में फेंक देता है। जितनी भी सर्विलियंस कैसेट्स की टेप्स थी, वो पेड़ों से लटक रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर बिखरे हुए थे। उसके बाद वो ड्राइव करके सही सलामत इटली पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डायमंड सेंटर में पता चल चुका था कि चोरी हो चुकी है। इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि कम से कम $100 मिलियन का सामान चुराया गया है, जो कि आज के समय लगभग $160 मिलियन को। जंगल में जिस जगह पर लियोनार्डो और स्पीडी ने सबूत फेंके थे, वहां ऑगस्ट वैन कैंप नाम के बुजुर्ग सैर करा करते थे, जो पहले से ही लोगों के द्वारा वहां कूड़ा कचरा फेंकने से परेशान रहते थे। उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े दिखे जिसमें लिखा हुआ था एंटवर्प डायमंड सेंटर, और उनकी पत्नी ने उन्हें चोरी के बारे में कुछ दिन पहले ही बताया था। तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को उस कचरे में डायमंड सेंटर के कई कागज मिलते हैं। टेप्स इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी कि उनसे कुछ पता भी नहीं चल पाया। फिर काफी खोजबीन के बाद लियोनार्डो और उसके साथियों के खिलाफ उन्हें कई सबूत मिल जाते हैं। पुलिस को लो लाइट वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के चालान भी मिले, जिसका खरीदार कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डो नोटार बार्टोलो था। जीनियस का नकली आईडी कार्ड भी वहां पड़ा मिलता है, और आधा खाया हुआ सैंडविच भी। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस डायमंड सेंटर पहुंचती है, तो वहां पुलिस की नजर लियोनार्डो के सेफ बॉक्स पर जाती है, जिसे छुआ तक नहीं गया था। पुलिस और तहकीकात करती है। इतने सालों में लियोनार्डो के किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं था, जिससे लियोनार्डो पर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि इन सब के पीछे लियोनार्डो का ही हाथ है। उधर लियोनार्डो को यकीन था कि उसने सारा काम बड़ी सफाई से किया है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना अब नामुमकिन है। 5 दिन बाद लियोनार्डो डायमंड सेंटर लौटता है, एक रेगुलर रूटीन बनाए रखने के लिए, ताकि उस पर किसी को शक ना हो, और उसे अपना घर भी खाली करना था, जो कि रेंट पर ले रखा था। लियोनार्डो हमेशा की तरह अपने ऑफिस पहुंचा। वहां कुछ देर काम करने के बाद उसने ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, बिल्डिंग की मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई। उसने लियोनार्डो को पहचान लिया था। बिना देर किए मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया और खुद लियोनार्डो को बातों में उलझाने लगी। लियोनार्डो को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो मैनेजर की बातों में फंसा रहा। तभी दूर से पुलिस नजर आई। लियोनार्डो के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। पुलिस ने उसे घेर लिया और पूछताछ शुरू हो गई। हैरानी की बात यह थी कि बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स में लियोनार्डो का कोई पता दर्ज नहीं था। कई सवालों के बाद आखिरकार लियोनार्डो ने अपने घर का पता बताया। पुलिस जब उसके अपार्टमेंट पहुंची, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। दरवाजा खोलते ही पुलिस ने लियोनार्डो की पत्नी और उसके दोस्त को देखा, जो एक भारी कालीन को खींच रहे थे। पुलिस ने तुरंत फ्लैट की तलाशी ली। वहां से कई अहम सबूत मिले, जैसे उस आधा खाया हुआ सैंडविच के बिल की रसीद, कुछ संदिग्ध दस्तावेज और बाकी सामान। पूछताछ के दबाव में लियोनार्डो ने चोरी की बात कबूल कर ली, लेकिन उसने अपने साथियों के नाम बताने से साफ इनकार कर दिया।
अब पुलिस के हाथ कुछ डीएनए सबूत लगे थे जो कचरे और फ्लैट से बरामद हुए थे। हर कड़ी को जोड़ा गया और जांच का दायरा बढ़ा। धीरे धीरे पुलिस बाकी चोरों तक भी पहुंच गई। उन सभी पर मुकदमा चला और उन्हें दोषी करार दिया गया। लेकिन किंग ऑफ कीज, उसका कुछ भी पता नहीं चला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बेल्जियम में चोरी के कानून बेहद नरम थे। चाहे कोई सुई चुराए या करोड़ों के हीरे, नॉन वायलेंट थेफ्ट में अधिकतम सजा सिर्फ 5 साल की थी। 3 चोर तो सिर्फ 6 महीने में जेल से बाहर आ गए। लियोनार्डो को 4 साल बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन पैरोल तोड़ने के कारण 2 साल और जेल में रहना पड़ा। आखिरकार 2009 में सभी चोर जेल से बाहर आ गए। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि लुटेरे अपनी सबसे बड़ी चोरी में कामयाब हो गए थे। जेल से बाहर आने के बाद उनके पास हीरे भी थे और आज़ादी भी। तो ये थी एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।